हे एवरीवन, वेलकम टू पीआर पाथवेज, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप बेहतरीन कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मैं भी अमेजिंग कर रहा हूँ। तो काफ़ी टाइम से मैं इस वीडियो के ऊपर सोच रहा था बनाऊँ, कवर करूँ इन्फॉर्मेशन। तो आज आपके सामने लेके आया हूँ रिफ्यूजी क्लेम्स कैसे होते हैं, क्या काम करता है, कितना हेल्पफुल है, कितना नहीं है, एक एक चीज़ कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। नए हैं चैनल पे तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक एक चीज़ कवर करूँगा, एनालिसिस किया पूरा, एक एक चीज़ को समझा, तभी आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आई थिंक बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे जो सोच रहे हैं इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए, या जो जेन्युइनली अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता आपको कि आप रिफ्यूजी क्लेम करें, पर अगर आपके पास कोई चांस नहीं है, अगर आपको जेन्युइनली बात कर रहे हैं रिफ्यूजी क्लेम कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, कितना हेल्पफुल है, कितना नहीं, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता इसको। पर जो चीज़ें हैं, जो एनालिसिस हैं, वो आज कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली जब भी जो भी पर्सन जिसको लगता है कि उसको अपनी होमलैंड में या उसकी कंट्री में उसको कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पर वो फॉर एग्ज़ाम्पल वॉर चली हुई है या कुछ ऐसी चीज़ है कि वहाँ पर वो रह नहीं सकता, तो ये देन दैट पर्सन कैन फाइल रिफ्यूजी। अब इसमें इन्वॉल्वमेंट किस किस की होती है? इसमें बेसिकली IRCC इन्वॉल्व होता है, इसमें CBSA इन्वॉल्व होता है, और इसमें IRBC जिसको बोलते हैं इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड ऑफ कनाडा, ये इन्वॉल्व होता है। अगर पहले मैं इसकी बात करूं, IRBC जो कि इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड ऑफ कनाडा है, इसकी कितनी डिवीज़न है? इसकी बेसिकली 4 डिवीज़न है। पहली डिवीज़न को RPD बोलते हैं, जो कि है रिफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीज़न। दूसरी डिवीज़न है रिफ्यूजी अपील डिवीज़न। थर्ड डिवीज़न है इमिग्रेशन डिवीज़न, एंड फोर्थ डिवीज़न इज़ इमिग्रेशन अपील डिवीज़न। तो ये जो हमारा टॉपिक है इमिग्रेशन रिफ्यूजी वाला, ये बेसिकली 2 ही डिपार्टमेंट्स के अंडर रहेगा। रिफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीज़न जिसको RPD बोला गया है, जो सेकंड है रिफ्यूजी अपील डिवीज़न। इसके आसपास ही घूमेगा टॉपिक, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट डिवीज़न्स है जो रिफ्यूजी के ऊपर काम करती हैं। अब मैं बात करूँगा कि आप जब भी रिफ्यूजी फाइल करते हैं, तो बेसिकली रिफ्यूजी जब फाइल होता है वो 2 तरीके से होता है। It's not recommended to file refugee. It's not only in the case if you are having trouble in your home country, आप तभी फाइल करें। ये इंफॉर्मेशनल वीडियो है, दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, नथिंग एल्स। दिस इज आई थिंक मच नीडेड who are just not sure what refugee means and what are the documentations requirement and what is the process. I think after watching this video, इसको देखने के बाद you can realize that how hard to file the refugee and how difficult and how the process is longer. ओके, तो अभी हम बात करते हैं रिफ्यूजी क्लेम। जब आप फाइल करते हैं, 2 तरीके से फाइल कर सकते हैं। आप पोर्ट ऑफ एंट्री पे फाइल कर सकते हैं, या फिर आप इन कनाडा फाइल कर सकते हैं। जब भी आप रिफ्यूजी फाइल करते हैं तो आपको 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। अब आपको पता लगेगा कि हाउ हार्ड इट इज़। फर्स्ट चीज़, आपको पहले एक रिफ्यूजी पेपर मिलता है जिसको रिफ्यूजी क्लेमेंट डॉक्यूमेंट बोलते हैं। दूसरा, एक आपको क्लेम एलिजिबिलिटी का डॉक्यूमेंट मिलता है, जो कि आप कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हैं जब आप RPD के पास जाते हैं, आपकी फ़ाइल जाती है। तो ये दूसरा डॉक्यूमेंट। थर्ड डॉक्यूमेंट आता है, ये किसी को पता नहीं है तो मैं ये बता देना चाहता हूँ। थर्ड होता है रिमूवल ऑर्डर। रिमूवल ऑर्डर का मतलब है कि एक आपके पास अनएनफोर्स्ड रिमूवल ऑर्डर आपको इशू किया जाता है। उसके बारे में मैं बताऊँगा आपको वर्क कैसे करता है। तो मतलब कि अगर आपने फ़ाइल कर दिया है रिफ्यूजी, दैट मीन्स कि आपके ऊपर एक अनएनफोर्स्ड रिमूवल ऑर्डर आ चुका है। अब कैसे होगा वो वैलिड, उसके ऊपर बात करते हैं। तो बात कर रहे हैं जी इमिग्रेशन में, अगर आप रिफ्यूजी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू लगाते हैं, अपनी प्रोसेसिंग करते हैं परमानेंट रेजिडेंसी, तो कैसे कर सकते हैं। तो जब भी आप रिफ्यूजी क्लेमेंट्स पे जाते हैं या उस वे के थ्रू जाते हैं, तो बेसिकली आपकी 3 चीज़ें चेक होती हैं, जिसे बोलते हैं आइडेंटिटी, क्रेडिबिलिटी, या फिर इंटर फ्लाइट एलिजिबिलिटी। तो जब आप फाइल करेंगे, आपको इन 3 चीज़ों के ऊपर अपना क्लेम जस्टिफाई करना है। अगर आप इसको जस्टिफाई कर देते हैं, आपकी PR प्रोसेस हो जाती है, आपको अप्रूवल मिल जाता है। अगर आप नहीं कर पाते इन 3 चीज़ों में, आपका जो क्लेम है वो डिनाई हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं इसमें। तो बेसिकली जब आप क्लेम करते हैं अपना रिफ्यूजी, फॉर एग्जांपल आप पोर्ट ऑफ एंट्री पे क्लेम करते हैं, तो आपके पास बेसिकली 45 डेज़ होते हैं। जो डॉक्यूमेंट आपको मिलता है, जिसमें मैंने बोला था क्लेम एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट मिलता है, वो आपको। तो बात कर रहे हैं जी, आप जब क्लेम करते हैं अपना रिफ्यूजी, सबसे पहले आप क्लेम करते हैं कोर्ट में। कोर्ट के पास आपकी हियरिंग होती है, क्योंकि आपके पास 45 डेज़ का टाइम होता है, इनिशियल टाइम ड्यूरेशन। आपको फाइल करना पड़ेगा।
कोर्ट अगर आपको अप्रूव कर देता है तो दैट मीन्स आपकी PR अप्रूव हो चुकी है। अगर आपका अप्रूवल डिनाई हो जाता है तब आपके पास 15 डेज़ का टाइम वो देते हैं आपको RPD में दोबारा फाइल करना पड़ता है, जो कि रिफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीज़न है, वहाँ पे आप फाइल करते हैं। अच्छा, अगर वहाँ पर आपकी 15 डेज़ के बाद फाइल होने के बाद अप्रूवल आ जाता है देन दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर योर PR। अगर आप वहाँ पर भी आपका रिफ्यूजल आ जाता है तो आपके पास 15 डेज़ होते हैं, आप फेडरल कोर्ट ऑफ कनाडा में जा सकते हैं और अपना क्लेम को प्रोसेस करा सकते हैं। अगर वहाँ से आपका अप्रूवल आ जाता है दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर ए PR। अगर वहाँ से नहीं आता तो आपका एक जो मैंने बोला था रिमूवल ऑर्डर होता है अनएनफोर्स्ड, वो इन्फोर्स हो जाता है। दैट मीन्स यू आर लायबल टू गेट आउट ऑफ दिस कंट्री, तो उसको बोलते हैं रिमूवल ऑर्डर। तो जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको 3 डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, तो इसमें से एक रिमूवल ऑर्डर होता है, सॉरी, वो अनएनफोर्स का इन्फोर्स हो जाता है। तो बेसिकली ये मोटा मोटा प्रोसेस है। इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत सारों की होती है, जैसे मैंने बोला था कि IRCC की इन्वॉल्वमेंट होती है, CBS से इन्वॉल्व होता है, IRBC जो मैंने एक्सप्लेन किया है, इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। अच्छा, ये तो था प्रोसेस, है ना, ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। अब मैं आपको कुछ ऐसे ही चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपको लगेगा कि यार कितना डिफ़िकल्ट है ये चीज़। अभी कवर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आपको हाईलाइट करनी है ताकि आई विल नॉट रिकमेंड एनीवन टू फाइल रिफ्यूजी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर टेस्ट केस लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पर्सन है, वो फॉर एग्जांपल इंडिया से है, वो आता है यहाँ पर, वो फाइल करता है अपना रिफ्यूजी। अब उसकी जो डेट्स है वो चल रही है कोर्ट में, कोई डिसीजन नहीं आता, इन बिटवीन उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है। फॉर एग्जांपल उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, अब उसके पास जो पासपोर्ट होता है बेसिकली वो CBSE के पास पड़ा होता है। अब उसके पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो इंडिया जा सके कभी भी। उसका यहाँ पे वर्क परमिट आप उसको शायद एक्सटेंड होता रहेगा, बट उसके पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट, वो फंस जाएगा, एक तरह से ट्रैप है, वो फंस जाएगा यहीं पे कनाडा में, ना वो इंडिया जा सकता है ना वो कनाडा रह सकता है। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं, अनलेस एंड अनटिल CBS से उसको पकड़ के बोल दे हाँ भाई जा, ये चीज़ हो सकती है। तो एक तरह से ट्रैप है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, फॉर एग्जांपल मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है यहाँ पे, मैंने बहुत सारी टिकटॉक वीडियोस, इंस्टाग्राम वीडियोस मैंने ऐसी देखी है कि लोग यहाँ से क्या करते हैं, US मूव हो रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा पे जो लोग हैं। अच्छा, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट वीज़ा पे या वर्क पे आ गए, अब आप रिफ्यूजी क्लेम करते हैं तो आपका रिफ्यूजी क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। 90 to 99% आपके चांसेस ये है कि रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये बोलना कि पहले आप तो स्टडी पे थे, फिर आप वर्क पे आए, अब आप रिफ्यूजी लगा रहे हो। ये पहला केस। दूसरा केस, अगर आप US मूव करते हो तो 3rd सेफ कंट्री एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर असाइलम फाइल नहीं कर सकते, वहाँ पर आप रिफ्यूजी क्लेम नहीं कर सकते, वहाँ से आपको पकड़ कर कनाडा भेज दिया जाएगा, यहाँ पर आपको असाइलम में डाल दिया जाएगा। यहाँ पे आपकी कोर्ट में, मतलब यहाँ पे आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा, मतलब गारंटर लगाना पड़ेगा, बहुत पैसे लगते हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि अगर आपका रिफ्यूजी के थ्रू आप प्रोसेस नहीं कर रहे, आप कनाडा में आ चुके हैं, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप अपने मैरिज के थ्रू करा सकते हैं PR। वो एक सेफ़ साइड लगती है, पर उसमें भी डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी होती हैं। तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा रिफ्यूजी केस लगाइए। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही था कि आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे आते हैं और बहुत सारे इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज आते हैं कि आप प्लीज़ रिफ्यूजी केस के बारे में बताएँ। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी। आई होप सो आपको कुछ समझ में आया हो। ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है एज अ रिफ्यूजी फाइल करना कनाडा में। और अगर आपको वीडियो से कुछ थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बने रहिए PR पाथवेज़ में। मैं हमेशा से एक लेजिट और एक क्लियर वे लेके आता हूँ हमेशा स्टूडेंट्स के लिए। ये वीडियो जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं कह रहा हूँ, जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन। डू नॉट रिलाई ऑन दिस वीडियो। ये रिसर्च करके मेरा एनालिसिस है, आप इसके ऊपर रिलाई मत करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, subscribing to this channel and making PR pathway success. Thank you very much. God bless you. Take care. फिर से मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय।